अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑफ इकनॉमिक्स बाय हबीबुल्लाह वसीर। और पार्ट 2 की ये बुक हमने स्टार्ट की हुई है। ठीक है, 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो आज चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, कि मनी की जो परचेजिंग पावर होती है ना, इन सिंपल वर्ड कि फॉर एग्जांपल 500 का नोट है या मतलब 500 की जो करेंसी है, वो बेसिकली आप उससे कितनी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं या कौन सी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, वो एक उसको वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, 10 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ हैं, 21, मतलब जितने भी अमाउंट है। When we say that value of money is falling, it means that a unit of money can buy fewer goods and services। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली जब फॉल होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अमाउंट है उससे हम कितनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ कर सकते हैं। एक तो वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, कि हर नोट को एक वैल्यू मतलब उन्होंने असाइन कर दिया है। लेकिन एक और मतलब इसका ये है जो इकोनॉमिक्स टर्म में हम मोस्टली यूज़ करेंगे, कि वैल्यू ऑफ मनी इन सिंपल वर्ड ये है कि आपकी मनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर लें या अपने कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो इन्फ्लेशन के साथ आप कितना उससे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप 2000 की बात करें, ठीक है, 2000 ये रुपीज़ नहीं, 2000 मतलब टाइम पीरियड की हम बात करें, या 2005 की बात करें, 2006 की बात करें, तब हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती गई है हर साल, आज 2024 के अंदर हमारे जो रुपी है उसकी वैल्यू कम हो गई है डॉलर के मुकाबले में। ठीक है, तो इस सेंस में भी आपने वैल्यू ऑफ मनी को माइंड में रखना है। वैल्यू ऑफ मनी हैज़ इन्वर्स रिलेशन विद द जनरल प्राइस लेवल। जब प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो वैल्यू ऑफ मनी फॉल हो जाती है, जब प्राइस लेवल कम होता है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। ठीक है, वही बात होगी कि परचेजिंग पावर मीन्स कि हम कितनी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, वो प्राइस के हिसाब से ही हमें पता चलता है। प्राइस बढ़ जाती है तो जाहिर बात है हम थोड़ी अमाउंट ले सकते हैं, परचेजिंग पावर हमारी कम हो जाती है। अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल वुड दस इंडिकेट अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी एंड वाइस वर्सा। ये उन्होंने फार्मूला दे दिया है, वैल्यू इज इक्वल टू 1/p। पी शो कर रहा है जनरल प्राइस लेवल को। ठीक है, ये वैल्यू का फार्मूला है। द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल आर मेजर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब जो प्राइस लेवल में चेंज आता है उसको हम किस तरह मेजर करते हैं, एक इंडेक्स बना देते हैं। ठीक है, अब इंडेक्स क्या है वो आगे जाके वो बता देंगे। जैसे एक मेरे CPI है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस टाइप के ना मतलब इंडेक्स यूज़ होते हैं। इन पाकिस्तान प्राइसेस आर राइजिंग एवरी ईयर सो द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग। वही बात होगी कि हर साल प्राइसेस बढ़ती जाती हैं, वैल्यू ऑफ मनी डाउन हो जाती है। और रुपी इन 2015 इज़ वर्थ अबाउट लेस दैन 1 पैसा इन 1960। कि 2015 की बात की जाए तो वहाँ पर मतलब रुपी की जो वैल्यू थी वो 1960 में जो 1 पैसा की वैल्यू थी उसके इक्वल है। ठीक है, तो सोचे 1960 में 1 पैसे की वैल्यू क्या होगी और आज 2015 में 1 रुपये उस वैल्यू के मतलब उस 1 पैसा की वैल्यू के इक्वल है। सीज मनी एक्ट एज अ मेजरिंग रॉड ऑफ वैल्यू फॉर ऑल अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि मतलब हम जो वैल्यू है उसको मेजर करने के लिए मनी को एज अ साइन यूज़ करते हैं। इट इज़ एसेंशियल दैट शुड बी ओके, इसको बस छोड़ देते हैं। ठीक है, वही बात रिपीट है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वैल्यू ऑफ मनी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ मनी का और जो अमाउंट सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी मीन्स कि जितना पैसा हमारे पास है, ठीक है, इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा। एनी चेंज इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन द कंट्री इफेक्ट प्राइसेस। अगर हमारी इकॉनमी के अंदर जो भी मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी है, मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब या जितनी भी मनी की क्वांटिटी है हमारी इकॉनमी के अंदर, ठीक है, उसमें अगर चेंज आता है तो उससे फ़ौरन प्राइसेस में चेंज आ जाता है। ठीक है, सप्लाई बढ़ेगी तब भी प्राइसेस चेंज होगी, सप्लाई कम होगी तब भी प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। एंड द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स इफेक्ट द वैल्यू ऑफ मनी। और ये जो प्राइसेस में चेंज आ रहा है ये बेसिकली वैल्यू ऑफ मनी को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है कि फॉर एग्जांपल हमने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया है। ठीक है, मनी सप्लाई क्या है कि गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट ने वो मार्केट के अंदर मतलब सप्लाई कर दिया है। ठीक है, लोगों के पास पैसा आ गया है। अब वो जो सप्लाई की है उससे क्या हुआ है, प्राइसेस चेंज हो गई हैं, या तो प्राइसेस बढ़ गई हैं या तो प्राइसेस कम हो गई हैं। मोस्टली क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के पास पैसा आता है, ठीक है, वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करता है। इस तरफ जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन साइड पे जो प्रोड्यूसर है वो इतनी चीज़ें तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो फिर प्राइसेस बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरह जब मनी में चेंज आता है, मनी सप्लाई में चेंज आता है तो हमारे पास प्राइसेस में चेंज आ जाता है। जब प्राइसेस में चेंज आ जाता है तो वैल्यू ऑफ मनी में चेंज आता है, मीन्स के परचेजिंग पावर इफेक्ट होती है। उम्मीद है ये अंडरस्टैंड हो गया होगा।
और लेकिन कोशिश करनी है इसको इसी जगह पे अंडरस्टैंड करके फिर नेक्स्ट आप मतलब ये वीडियो सुने ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। इन सिंपल वर्ड्स, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट दैट चेंज इन जनरल प्राइस लेवल अकर ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। ठीक है, कि प्राइस लेवल में जो चेंजिंग आती है वो बेसिकली जो मनी की क्वांटिटी में चेंजिंग आ रही है ना उस वजह से है। सो दैट एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी काजेज अ राइज इन द प्राइस लेवल एंड फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी। तो एट द एंड होता क्या है कि मनी सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ मनी में जो चेंज आता है उससे हमारा प्राइस लेवल इफेक्ट होता है, प्राइस लेवल के इफेक्ट होने से वैल्यू ऑफ मनी इफेक्ट हो जाती है। Other things remaining constant, the general level of price in an economy moves in direct proportion to the change in the supply of money। कि वो कह रहे हैं कि बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या उसे कहते हैं, अजम्पशंस हैं, ठीक है, जिनको कांस्टेंट रखते हुए अगर हम ये देखें कि मनी सप्लाई जो हमारी चेंज होती है इससे लेवल ऑफ प्राइस जो चेंज होता है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन पे होता है। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है कि मीन्स के इनका दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन इन सिंपल वर्ड आप इस तरह कह सकते हैं कि जब हमारा मनी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, तो हमारा प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है। मनी सप्लाई कम होती है, प्राइस लेवल कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। इसमें उन्होंने आयरविंग फिशर, ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे इनका बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी इन अ सिंपल इक्वेशन विच इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। आयरविंग फिशर जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन बनाई है और इस इक्वेशन को वो बेसिकली इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब इक्वेशन क्या है, P इज़ इक्वल टू MV डिवाइडेड बाई T, या इस तरह लिख सकते हैं, या PT इज़ इक्वल टू MV, ठीक है, मतलब T उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और MV इक्वल हो गया। अब एब्रीवेशन बताई गई हैं कि P शो कर रहा है प्राइस लेवल को, M शो कर रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी या स्टॉक ऑफ मनी, V शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी और T शो कर रहा है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या है या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। बल्कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को उन्होंने साथ ही डिफाइन किया हुआ है, नंबर ऑफ गुड्स बॉट एंड सोल्ड यूजिंग मनी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है कि बेसिकली मनी को यूज़ करते हुए हम जितनी भी चीज़ें सेल परचेज कर रहे हैं। इन दिस फार्मूला PT रिप्रेजेंट डिमांड फॉर मनी, ठीक है। इस इक्वेशन में देखें, मतलब जो ये वाली इक्वेशन है वो कहता है कि इसमें जो PT है ना वो बेसिकली डिमांड फॉर मनी को शो कर रहा है, ठीक है, और MV जोन है वो सप्लाई ऑफ मनी को शो कर रहा है। मींस के लेफ्ट साइड हमारे पास डिमांड ऑफ मनी की है, राइट साइड हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी की है। डिमांड फॉर मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, इन सिंपल वर्ड ये तो अंडरस्टैंडेबल है। फिशर अज्यूम दैट इन शॉर्ट पीरियड T and V रिमेन कॉन्स्टेंट, देयरफॉर P विल चेंज डायरेक्टली विद M। फिशर अब ये कह रहा तो नहीं कहना चाहिए, इकोनॉमिस्ट है, थोड़ी खैर रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए। ओके, फिशर ये कहते हैं कि बेसिकली शॉर्ट टाइम पीरियड में जो हमारे पास T है मींस वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और V है जो मतलब वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ मनी। अच्छा, इसको डिफ़ाइन कर देना चाहिए था, 2 मिनट में देख लूँ ये डिफ़ाइन किया हुआ भी है या नहीं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ बताया हुआ है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ द नंबर ऑफ टाइम अ यूनिट ऑफ मनी इज स्पेंड पर ईयर, ठीक है। कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बेसिकली है क्या कि एक साल के अंदर मनी कितने, मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि कितने हैंड्स चेंज करती है, ठीक है। इज़ द नंबर ऑफ टाइम अ यूनिट ऑफ मनी इज स्पेंड पर ईयर, ठीक है। आप इस तरह भी, वैसे जो मैंने डेफिनेशन इसकी पढ़ी हुई है ना यही थी कि मतलब कितने टाइम नंबर ऑफ़ हैंड्स चेंज करती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे के पास जाती है, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, ठीक है। लेकिन इस तरह भी सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि एक साल के अंदर मनी जो स्पेंड होती है, ठीक है, उसको वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो शॉर्ट टाइम पीरियड है ना उसमें हमारी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है, कि मींस कि हमने कितना गुड्स एंड सर्विसेज पे मतलब मनी यूज़ की है और इसके अलावा हमारे पास कितनी मनी मतलब एक साल के अंदर हमने स्पेंड की है, ये कांस्टेंट रहती है शॉर्ट टाइम पीरियड में, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड में प्राइस चेंज हो सकती है और प्राइस चेंज होने से हमारी मनी भी चेंज होती है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी भी चेंज होती है। और प्राइस जब बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ मनी भी बढ़ेगी, प्राइस जब कम होगी तो क्वांटिटी ऑफ मनी भी कम होगी, ठीक है। ये इनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो उम्मीद है ये भी अब अंडरस्टैंड तो वैसे हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई ना तो इसको कर देंगे हम। थोड़ा सा मतलब ये है, क्या उसे कहते हैं, खैर जो भी कहते हैं। ओके, एग्जांपल एक दे दिया उन्होंने, मतलब वैल्यूज़ अज्यूम कर ली हैं, ठीक है, MV T की, और उसके बाद जस्ट फार्मूला में पुट किया और आंसर
यहाँ पर उन्होंने बता दिया, ठीक है। नाउ लेट एम इज़ डबल वेलोसिटी मनी एंड क्वांटिटी ऑफ मनी रिमेन द सेम, ठीक है। 20 जस्ट एक दफ़ा प्राइस उन्होंने कम लिया, फिर प्राइस को डबल कर दिया और जस्ट मतलब उन्होंने फार्मूला में इसको अप्लाई किया। अजम्पशन उसके बाद आ रही है क्वांटिटी थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस, ठीक है। पहली अजम्पशन क्या है, द थ्योरी अप्लाइज टू द चेंज इन प्राइस ओनली इन शॉर्ट टाइम पीरियड की, ये थ्योरी सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है। सेकंड है देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी, मीन्स इकॉनमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी बंदा अनएम्प्लॉय नहीं बैठा, ठीक है। थर्ड हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। कि एक साल के अंदर या मतलब जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें बेसिकली जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। उसके बाद एम वी एंड टी चेंज इंडिपेंडेंटली, ठीक है। कि एम भी चेंज हो सकता है, वी भी चेंज हो सकता है और टी भी चेंज हो सकता है, मीन्स ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ मनी आई थिंक था और एक वेलोसिटी ऑफ मनी था। ऑल द स्टॉक ऑफ मनी इज़ मीन फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट फॉर होल्डिंग, ठीक है। कि हमारे पास जितनी भी अमाउंट है मनी की वो हमने बेसिकली यूज़ करनी है, ठीक है। मतलब उससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करनी है, उसको हमने मतलब होल्डिंग नहीं करनी, उसको सेविंग की तरफ नहीं लेके जाना, ठीक है। ये 4-5 अजम्पशंस हैं इसकी। देन हमारे पास है क्रिटिसिज्म, के इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ है, दिस थ्योरी हैज़ बीन स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज ऑन मैनी ग्राउंड्स, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन रॉन्ग अजम्पशंस। फर्स्ट है अदर थिंग्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन प्रैक्टिस, डेफिनेटली ये तो लॉ ऑफ डिमांड में भी हम कहते हैं कि जो अदर थिंग्स हैं वो कांस्टेंट तो रहती ही नहीं है, ठीक है, वो चेंज होती रहती हैं। द वेरिएबल वी टी कैन चेंज इवन इन शॉर्ट टाइम पीरियड, जाहिर बात है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन भी शॉर्ट टाइम पीरियड में चेंज होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कांस्टेंट ही रहें। उसके बाद सेकंड वो कहते हैं एम वी और टी ई डू नॉट चेंज इंडिपेंडेंटली, इफ़ वन चेंज इट इफेक्ट द अदर वेरिएबल, इंक्रीज इन एम राइज प्राइस लेवल विल इंक्रीज बोथ वी एंड टी। अब ऊपर असम्पशन में हमने पढ़ा था कि जो एम वी और टी है ना वो बेसिकली चेंज हो सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। लेकिन वो कहता है कि अगर इनमें से कोई एक चेंज होता है तो डेफिनेटली वो किसी दूसरे वेरिएबल को भी इफ़ेक्ट करता है। अगर एम में चेंजिंग आई है वी और टी ऑटोमेटिकली चेंज होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा फिर कि मतलब जो अजम्पशन उन्होंने दी है वो फ्लॉप हो जाएगी, सही है। उसके बाद वो कहता है चेंज इन प्राइस लेवल में नॉट बी प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल 50% चेंज इन मनी सप्लाई में चेंज प्राइस मोर और लेस दैन 50%, दिस थ्योरी ओनली एक्सप्लेन द टेंडेंसी ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल नॉट द एग्जैक्ट चेंज। अब वो कहते हैं जो उन्होंने बात की है ना कि मनी सप्लाई में अगर चेंज होता है या क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आता है तो प्राइस लेवल चेंज होता है, ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट प्रपोर्शन के साथ। लेकिन वो कहते हैं कि ये रॉन्ग है, अगर मनी सप्लाई में 50% चेंज आया तो प्राइसेस में मे बी 20% 10% चेंज आया हो, मे बी 70 to 80% आया हो। ज़रूरी नहीं है कि जितना क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आया है उतना ही प्राइस में भी चेंज आए, ठीक है। तो ये भी अजम्पशन रॉन्ग है। देन है दिस थ्योरी, ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं क्या वर्ड है, दिस थ्योरी मोर स्ट्रेस ऑन द इफेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी ऑन प्राइसेस, इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी ऑन प्राइसेस। डेफिनेटली कि ये थ्योरी सिर्फ सप्लाई ऑफ मनी पे फोकस कर रही है या फिर उसका इफेक्ट जो प्राइसेस पे आ रहा है उस पर फोकस कर रही है, लेकिन इस थ्योरी ने डिमांड ऑफ मनी को टोटली इग्नोर किया। दिस थ्योरी कंसीडर ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी एंड इग्नोर स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शंस, ठीक है। कि इस थ्योरी ने बेसिकली मींस ट्रांजैक्शन जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का एक फंक्शन हम पढ़ के आए थे, ठीक है, तो उसको तो इन्होंने बेसिकली डिस्कस किया है। लेकिन जो स्टोर ऑफ वैल्यू है कि मनी सेविंग की तरफ नहीं मतलब जा सकती, ठीक है, या मनी जो हम मतलब सेव करते हैं होल्डिंग करते हैं उसकी वजह से प्राइस इफेक्ट नहीं होती, तो ये भी रॉन्ग है, बल्कि ऐसे रियलिटी में होता है। देन है दिस थ्योरी assume full employment of resources which is not normal situation for any country, ठीक है। तो वो ये भी कहता है कि बेसिकली हर कंट्री की जो सिचुएशन है वो सेम नहीं होती, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही हो, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा तबका होता है जो बेरोज़गार बैठा होता है। इट्स स्टैटिक थ्योरी एंड अनएबल टू एक्सप्लेन हाउ इकॉनमी वर्क्स, प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी में चेंज इवन इफ क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, मैनी अदर फैक्टर्स कैन ब्रिंग चेंज इन प्राइस, स्टेट्स, स्पेंडिंग हैबिट्स, ठीक है। वो कहता है कि इस थ्योरी ने बेसिकली मतलब इकॉनमी को एक्सप्लेन करने में कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं शो किया, प्राइस और वैल्यू को चेंज मतलब बताया गया, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मनी जो सी है उसको कांस्टेंट रख के भी प्राइस और वैल्यू में चेंज आ सकता है, ठीक है। जबकि ये थ्योरी जस्ट कहती है कि क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आएगा तो नेक्स्ट चीज़ों में चेंज आएगा, ठीक है। तो कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, जिसमें टेस्ट, वेदर और हैबिट्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद द थ्योरी सिंपल यूजलेस टूरिज्म, आई थिंक यही वर्ड है, टूरिज्म एंड फेल्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच प्राइसेस चेंज,
कि बेसिकली ये थ्योरी भी फ्लॉप है इन द सेंस कि इसने मतलब जो प्राइसेस में चेंज आ रहा है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया। ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, मेरे ख्याल में मैंने ना आपसे एक वीडियो के अंदर कहा था कि आपने 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन है ना उसको स्टडी करना है एक दफ़ा, लेकिन अब पता नहीं आपने किया या नहीं किया। लेकिन अगेन रिकमेंड यही है कि आप 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन है ना इस पे प्रॉपर मतलब आप वीडियोस देखें या सर्च करें और इसको ना अंडरस्टैंड करें कि इसका क्या रोल था, ठीक है, ये डिप्रेशन क्यों आया। और इसके अलावा आज तक इकॉनमीज़ मतलब डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी पे ग्रेट डिप्रेशन का असर दिखाई देता है, वो कैसे दिखाई देता है, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन हैं, इनको आप मतलब ट्राई करें सर्च करने की, नहीं होता तो फिर ये है कि इस पे देखते हैं कुछ। मैनी कंट्रीज ट्राई टू रेज जनरल प्राइस लेवल बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई बट इट डिड नॉट वर्क, ठीक है, कि कुछ कंट्रीज़ की एग्जांपल ऐसी भी है जिन्होंने मतलब मनी सप्लाई को बढ़ा के प्राइस लेवल को इंक्रीज़ करने की ट्राइयाँ मारी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंक्लूजन इज़ दैट ऑल्दो द क्वांटिटी थ्योरी इज इट्स जनरल एंड क्रूड फॉर्म इट्स रिजेक्टेड येट मॉडर्न इकॉनमीज एक्सेप्ट द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ अ मेजर फैक्टर ऑफ प्राइस चेंज, कि बेसिकली इस थ्योरी पे डेफिनेटली कुछ मतलब क्रिटिसिज्म भी हुआ है और जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है ना या इकोनॉमीज़ की हम बात करें तो उसमें बेसिकली इस चीज़ पे डेफिनेटली मतलब एक सेटिस्फेक्शन रखी गई है कि क्वांटिटी ऑफ मनी के चेंज होने से प्राइस लेवल डेफिनेटली चेंज होता है, ठीक है। और लेकिन जो क्रिटिसिज्म किया है वो भी एक मतलब अथेंटिक क्रिटिसिज्म है। ओके जी, शायद आज मैंने कुछ हो ज़्यादा ही या तो स्पीड पकड़ी है या तो ऊंचा, खैर ओके जी। उसके बाद है फैक्टर काजिंग चेंजिंग इन प्राइस और काजेज ऑफ चेंजिंग इन वैल्यू ऑफ मनी, कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे प्राइस चेंज हो सकती है या फिर वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो सकती है। The following factor bring about change in the value of money. If the price are rising and value of money is falling, it is called inflation, ठीक है, कि डेफिनेटली जब प्राइस बढ़ती है और वैल्यू ऑफ मनी फॉल होती है, ठीक है, तो उसे हम महंगाई कहते हैं, मींस इन्फ्लेशन कहते हैं। पहला फैक्टर जो प्राइस लेवल को इफेक्ट करता है वो है क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। इस पे एक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में, इसमें तो आप कुछ भी लिख सकती हैं, ठीक है। This is the just important determinant general price level and value of money. When people have more money at their disposable, naturally are willing to offer higher price and vice versa. Quantity of money increase for two reasons. For example, either increase in currency in circulation and increase in bank deposits. कि बेसिकली ये एक जनरल बात है जो हम ऊपर भी करके आए हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी दो वजूहात की बिना पर बढ़ती है। पहला इंक्रीज इन करेंसी इन सर्कुलेशन, कि जो मार्केट के अंदर करेंसी सर्कुलेट हो रही है, कंट्री के अंदर करेंसी सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, वो बढ़ा दी जाती है। और सेकेंडली हमारे पास क्या है कि बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इन दो वजूहात की वजह से मतलब ये क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है। सेकंड है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इफेक्ट प्राइसेस व्हेन मनी चेंज हैंड्स मोर फ्रीक्वेंटली प्राइसेस टेंड टू राइज, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन से भी प्राइस लेवल बढ़ता है। किस तरह कि जब मनी डिफरेंट हैंड्स चेंज करती रहती है ना फ्रीक्वेंटली, तो उससे प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। किस तरह बढ़ जाती है, ज़ाहिर बात है, आप मतलब एक चीज़ परचेज़ करते हैं, उस शख्स के पास वो अमाउंट जाती है, वो आगे से नेक्स्ट चीज़ परचेज़ करता है, डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, ठीक है। जितनी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी मींस के डिमांड चीज़ों की बढ़ रही है, इससे ऑटोमेटिकली प्राइसेस प्रोड्यूसर बढ़ा देता है। दैन पॉपुलेशन ग्रोथ, डेफिनेटली दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर दैन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस विल स्टार्ट राइजिंग, कि मार्केट के अंदर अगर पॉपुलेशन तो बढ़ रही है एक कंट्री के अंदर, ठीक है, डेली बेस पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन डेली बेस पे जो आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेम है, ठीक है, उनमें कोई इंक्रीज़ नज़र नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर बात है फिर प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं डिमांड को डील करने के लिए। डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन, अगर तो किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कम हो रही है, ठीक है, चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं है जितनी डिमांड आ रही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इससे भी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है डेफिसिट बजट। अगर गवर्नमेंट के पास मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट है वो कम है, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को दूसरे कंट्री से या अपने ही मतलब जो बैंक्स हैं उनसे या डिपेंड करता है गवर्नमेंट किससे कर्ज़ा वगैरह लेती है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है जब वो मतलब गवर्नमेंट किसी दूसरे कंट्री से कर्ज़ा ले लेती है
तो उस पर उन्होंने फिर इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। अब वो इंटरेस्ट के साथ वापस करने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा तो वो वापस करेगी, तो उस चक्कर में गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस बढ़ा देती है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इन दिस ईरा ऑफ ग्लोबल इकॉनमी अ कंट्री में फेस इन्फ्लेशन बिकॉज द हाई प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, कि बेसिकली जो दूसरे कंट्री से गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से भी ज़ाहिर बात है प्राइसेस बढ़ा देते हैं। इन पाकिस्तान अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंसिव इंपोर्ट ऑफ ऑयल, कि पाकिस्तान में एक रीज़न मतलब इन्फ्लेशन का ये भी है या प्राइसेस बढ़ने का ये भी है कि हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से प्राइसेस हमारी बढ़ जाती हैं। तभी तो कहते हैं कि डॉलर की मतलब जो डॉलर अब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या उसकी वैल्यू कम हो रही है, आपके रुपये की वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है ऑयल की प्राइसेस की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेड चीज़ है और उसकी वजह से इकॉनमीज इफेक्ट होती हैं। ये करंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ 1.9%, इट इज़ हाई कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़, ठीक है, ये जब बुक पब्लिश हुई है उस टाइम की बात हो रही है। एक्सचेंज डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, इफ़ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी ऑफ अ करेंसी फॉल अगेंस्ट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक प्राइस राइसेस, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मतलब जो किसी कंट्री से कोई चीज़ ली है, ठीक है, आपने उनको जो पेमेंट करनी है उनकी ही करेंसी में करनी है। फॉर एग्जांपल आपने अमेरिका से कोई चीज़ परचेज़ की है, आपने अमेरिका को डॉलर में ही मतलब अमाउंट पे करनी है, तो डेफिनेटली जब आपने उधर डॉलर में करनी है तो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री की जो मतलब करेंसी है वो डाउन हो रही है, ठीक है, उससे प्राइसेस डोमेस्टिकली बढ़ जाएंगी, ठीक है। क्या वर्ड है, परसिस्टेंट डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रुपी ओवर पास्ट डेकेड इज़ अ मेजर काज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ मनी की जो डेप्रिसिएशन है, दिन ब दिन जो रुपये की वैल्यू कम हो रही है, ये एक मेजर फैक्टर है इन्फ्लेशन का। उसके बाद है इलीगल एंड ईजी मनी, इफ़ सम पीपल आर गेटिंग ईजी मनी थ्रू स्मगलिंग, करप्शन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, दैट स्पेंड लेविशली एंड केयरलेसली, दैट राइज प्राइस लेवल। ज़ाहिर बात है अगर करप्शन हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अच्छा काम नहीं कर रहे, वो भी एक मतलब करप्शन ही है, ठीक है, तो उससे भी ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाती है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन प्राइस। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल, सम सेक्शन और सोसाइटी बेनिफिट वाइल द अदर सफ़र। अब वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो प्राइस लेवल में चेंज आया है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है, और हर पर्सन के लिए या हर कम्युनिटी के लिए सेम इफ़ेक्ट नहीं होता। सबसे पहला हम देख लेते हैं फिक्स्ड इनकम ग्रुप। राइजिंग प्राइस हर्ट फिक्स्ड इनकम ग्रुप ऑफ पीपल, डेफिनेटली वो लोग जिनकी हर मंथ में 25,000, 30,000, 35,000 या 40,000 ये जितनी भी इनकम है, चाहे वो 70,000 ही है, ठीक है, एक फ़िक्स्ड इनकम है, तो अचानक से प्राइस बढ़ जाती है, उनकी इनकम सेम रहती है, तो डेफिनेटली वो जो तबका है वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है। द पर्सन गेटिंग इनकम फ्रॉम रेंट, इंटरेस्ट, सैलरीज हैव फिक्स्ड इनकम, व्हेन प्राइस राइज द परचेजिंग पावर ऑफ देयर फिक्स्ड इनकम फॉल्स, ठीक है, डेफिनेटली जब प्राइस बढ़ जाएगी तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। देन है बिजनेस कम्युनिटी, द बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट गेन फ्रॉम राइजिंग प्राइस since their cost of rent, wage and interest remain fixed, while the price of output rise, profit increase. When prices are falling, business community suffer due to shrinking of their profit। कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये एक फ़ायदेमंद बात है प्राइसेस बढ़ना, ठीक है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगी, डेफिनेटली प्राइसेस के बढ़ने के बावजूद भी उन्होंने जो वेज पे करनी है, जो रेंट पे करना है, जो इंटरेस्ट पे करना है वो सेम रहेगा, तो उनका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ी हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्राइस पे अब सेल हो रही है, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड इनकम ग्रुप पे क्या इफेक्ट आ रहा था वो भी देख लें, और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन पे क्या आ रहा है वो भी देख लें। उसके बाद कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट आता है। Rise in price has adverse effect on consumer, their real income falls and they can buy less amount of goods with their income, ठीक है, ज़ाहिर बात है उसकी रियल इनकम फॉल हो जाएगी। रियल इनकम क्या, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं, ठीक है, अब जो उसके पास अमाउंट है उससे वो कम चीज़ें मतलब परचेज़ कर सकता है, ठीक है। व्हेन प्राइस फॉल देयर कैपेसिटी ऑफ बाइंग गुड्स विद द गिवन अमाउंट ऑफ मनी इंक्रीज, और जब प्राइसेस कम हो जाती हैं तो उसके पास मतलब जो अमाउंट होती है उससे वो ज़्यादा चीज़ें परचेज़ कर सकता है। देन है वर्किंग क्लास सफ़र ड्यूरिंग राइजिंग प्राइस, देयर वेजेस डू नॉट राइज एट द रेट प्राइस डू, सो देयर रियल वेज फॉल ड्यूरिंग फॉलिंग प्राइस, सच पीपल गेन, ठीक है। तो वही बात होगी कि उनकी मतलब प्राइसेस अगर बढ़ जाती हैं तो परचेजिंग पावर कम होगी, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा मतलब परचेज़ नहीं कर पाएंगे। फार्मर्स पे क्या इफेक्ट होता है। फार्मर्स आर हैप्पी ड्यूरिंग राइस प्राइस, द प्राइस ऑफ फार्म प्रोडक्ट राइज फास्ट रिलेटिव टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। फार्मर को यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है अगर उसकी जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ें तो।
उसके बाद है डिबेटर। लेकिन यहाँ पे वही बात है ना, मतलब अगर बात कर दी जाए तो बेहतर है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब वीट है, ठीक है, उसकी प्राइस देख लें या आप फास्ट फूड की प्राइस देख लें। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ मतलब चली हुई है, ठीक है, तो वो इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, तो फार्मर को जो बेनिफिट है वो बहुत कम ही है। खैर इधर उन्होंने लिखा हुआ है तो शायद हो ही सही। उसके बाद है डिबेटर्स एंड क्रेडिटर। इफ़ प्राइस राइज डेटर्स है, डिबेटर्स नहीं है। इफ़ प्राइस राइजेज डेटर्स गेन वाइल क्रेडिटर लूज, ठीक है। अच्छा ये ना मैं हमेशा इस पॉइंट पे ना कंफ्यूज हूँ कि डेटर पता नहीं देने वाला होता है या लेने वाला होता है, और क्रेडिटर पता नहीं देने वाला होता है या लेने वाला होता है। तो इसको पढ़ लेते हैं, अगर मुझे समझ आई तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर ना इसको पहले सर्च करेंगे कि मतलब होते कौन है ये पर्सन। मतलब इतना पता है कि कर्ज़ देने वाला एक होता है और एक लेने वाला होता है, लेकिन इनके नाम पे हमेशा मुझे कन्फ्यूजन रही है, और हमेशा जब भी मैंने पढ़ा मैंने इसको पहले गूगल पे जाकर सर्च किया तब मेरे माइंड में आया। The debtor find it easier to pay off their debt because of rise in their income. On the other hand, the creditor cannot get as many goods as before when the loan are repaid. नहीं समझ आई मुझे इसकी ना, इसको गूगल से देख के मैं आपको ना वॉइस कर दूँगी व्हाट्सएप पे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। Since rising price increase profit, investment is encouraged, which in turn creates more employment opportunities, ठीक है। उसके बाद फॉल इन प्राइस क्या हो गया, फॉल इन प्राइस हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो इन्वेस्टर जो है उसको डेफिनेटली उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा रखे जाते हैं जॉब के लिए। इसी तरह जब प्राइस कम होती है तो ये सारी चीज़ें डाउन हो जाती हैं। देन प्रोडक्शन, राइजिंग प्राइस हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, ज़ाहिर बात है जब प्रोडक्शन मतलब प्राइस बढ़ेगी तो इससे प्रोडक्शन ज़्यादा वो करेंगे, क्यों, क्योंकि ज़ाहिर बात है मार्केट में जब चीज़ सेल होगी ज़्यादा प्राइस पे होगी तो प्रॉफिट होगा उसे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, राइजिंग प्राइस इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन रिच क्लास मोस्टली कंसिस्ट ऑफ बिग लैंडलॉर्ड, ठीक है, कि वही बात होगी कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं ना तो इससे फ़ायदा सिर्फ रिच क्लास को होता है, जो पुअर या मिडिल क्लास है वो इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते। इन्वेस्टर की भी अगर हमने या बिजनेसमैन की भी बात की है तो वो लैंडलॉर्ड्स होंगे जिनके पास ज़्यादा अमाउंट या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है। जो छोटे बिजनेस वाले हैं डेफिनेटली वो तो ये सब अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। Savers, they are adversely affected by rising price. They have save and keep the amount as cash or in current account or loser when the trend of price is upward, कि वो लोग जो अपनी मतलब अमाउंट ज़्यादा मोस्टली इन फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, ठीक है, तो उनको भी लॉस होता है, क्यों, क्योंकि आज तो उन्होंने जो अमाउंट सेव किया है उसकी परचेजिंग पावर इन फ्यूचर कम हो जाती है, ठीक है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑल्दो राइजिंग प्राइस हार्म मैनी सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी येट एज फॉर एज द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इज कंसर्न, स्लोली राइजिंग प्राइस आर बेटर देन फॉलिंग प्राइस बिकॉज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल राइज, ठीक है। वो कहते हैं कि बेसिकली प्राइसेस कम होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहें वो ज़्यादा गुड है इकानमी के लिए एज़ कम्पेयर टू कि प्राइसेस को कम किया जाए, ठीक है। तो इकानमी की ओवरऑल अगर बात की जाए ना तो जो प्राइसेस बढ़ रही होती हैं उससे इकानमी को इनडायरेक्टली फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे प्रोडक्शन बढ़ती है, उससे एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है, सही है। लेकिन बस हम कहते हैं कि प्राइस कम ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि मिडल या फिर पुअर क्लास अफोर्डेबल मतलब उनके लिए नहीं होता। इन द एंड वी से दैट स्लोली राइजिंग प्राइस हैव गुड इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, नेशनल इनकम etc, बट इफ प्राइस स्टार्ट राइजिंग टू फास्ट द इकानमी विल बी बैडली इफेक्ट, कि प्राइस अगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाए तो ये तो इकानमी के लिए गुड होता है, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, प्रोडक्शन और नेशनल इनकम के हवाले से भी। लेकिन यह है कि अगर प्राइसेस में अचानक बहुत बड़ा इंक्रीज़ हो जाए तो डेफिनेटली वो फिर बैडली इफेक्ट होता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी, मेरा दिल है कि ये हम नेक्स्ट ही पढ़ें, ठीक है। इसमें देखें मेजरमेंट चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी में इन्फ्लेशन को डिटेल में डिस्कस किया गया, तो कोशिश है कि इसको कल ही हम देखते हैं। तो आज की वीडियो के लिए मेरे ख्याल में इतना इनफ है। इसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और उसके जो फैक्टर हमने पढ़े हैं, फिर प्राइस का जो इफ़ेक्ट हमने नेक्स्ट पढ़ा है, ये सारा आप अंडरस्टैंड करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम रिमेनिंग कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो भी ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।